हेलो गाइस, वेलकम टू आयुर्वेद विद्या। तो हम लोग ने लास्ट वीडियो में चरक संहिता सूत्रस्थान चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, जिसका नाम था दीर्घन जीवितीय अध्याय। तो हम लोग ने सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया था, जो कि ये अध्याय का पार्ट तो नहीं है, लेकिन संहिता पढ़ने से पहले ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो परिचय में हम लोग ने देखा था कि दो टाइप की दो संहिताएं होती है, बृहत्त्रयी और लघुत्रयी। ठीक है, बृहत्त्रयी के अंदर आती है चरक संहिता, सुश्रुत, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय और वाग्भट। ये दोनों वाग्भट ने लिखी है, अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय। देन माधव निदान, शारंग और भाव प्रकाश, ये लघुत्रयी के अंदर आते हैं। हम लोग ने चरक संहिता में 8 स्थान 120 अध्यायों के बारे में देखा था। 8 स्थान के हम लोग ने नाम देखे थे और उनमें कितने कितने अध्याय हैं वो देखे थे, राइट। तो टोटल 120 अध्याय हैं। सूत्र स्थान 7 चतुष्क में डिवाइडेड है, हम लोग ने ये देखा था। चतुष्क का मतलब होता है सेट ऑफ 4 अध्याय, तो 7 into 4 28 होता है। लेकिन हम लोग ने देखा कि सूत्र स्थान में तो 30 अध्याय हैं, तो बाकी के 2 अध्याय को बोलते हैं संग्रह अध्याय। बाकी 28 जो है चैप्टर्स, ये चतुष्क में डिवाइडेड है, और ये 2 अध्याय जो है इनको बोलते हैं संग्रह अध्याय। फिर हम लोग ने एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक किया था ये चतुष्क का नाम याद रखने के लिए, दैट इज BSNL क्रिया। तो एल और आई का कुछ यहाँ पर मीनिंग नहीं है, बस हम लोग ने निमोनिक बनाने के लिए यूज किया है। बाकी सबका बेशक, स्वास्थ्य, निर्देश, कल्पना, रोग, योजना और अन्नपान। ठीक है, तो ये याद रखना है। इनके नंबर आपको एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि सेकंड चैप्टर कौन से चतुष्क का है, 14 चैप्टर कौन से चतुष्क का है, ऐसे रैंडमली कोई भी नंबर उठा के पूछ सकते हैं। तो 29 और 30 चैप्टर को हम लोगों ने देखा, संग्रह अध्याय बोलते हैं। देन आयुर्वेद अवतरण, ठीक है, कहाँ से आयुर्वेद आया था, चरक संहिता क्या मानती है। ठीक है, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन चरक संहिता के हिसाब से देखेंगे हम। ओके, सो ब्रह्मा ने आयुर्वेद का ज्ञान स्मरण किया, उन्होंने दक्ष प्रजापति जी को दिया, दक्ष प्रजापति जी ने अश्विनी कुमार को दिया, उन्होंने इंद्र को दिया। देन भरद्वाज गए थे इंद्र के पास ज्ञान लेने, उन्होंने अत्रेय पुनर्वसु को दिया, और अत्रेय पुनर्वसु ने उनके 6 शिष्य, उनके कितने शिष्य, 6, तो ये याद रखना है, 6 शिष्य को दिया। उनके नाम भी याद रखने हैं। उनमें से जो चरक संहिता है वो किसने लिखी, अग्निवेश ने लिखी थी। और चरक संहिता का प्रति संस्करण किसने किया था, चरक ने किया था। ठीक है, तो चरक संहिता सुन के हमें ऐसे लगता है कि चरक संहिता चरक ने ही लिखी होगी, बट नहीं, चरक संहिता का प्रति संस्करण चरक ने किया है, और द्रुडबल ने उसे कंप्लीट किया है। द्रुडबल ने उसमें कितने चैप्टर्स ऐड किए थे, 41 चैप्टर्स द्रुडबल ने उसमें ऐड किए थे। देन हम लोग ने चतुर्वेद पुरुषार्थ के बारे में देखा था, धर्म अर्थ काम मोक्ष, त्रिसूत्र या तो त्रिस्कंद आयुर्वेद के बारे में देखा था, हेतु लिंग औषध, षट पदार्थ के बारे में देखा था, जिसमें सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय। तो वैशेषिक दर्शन के अकॉर्डिंग भी सेम ही है, बट इनका सीक्वेंस डिफरेंस है, तो सीक्वेंस याद रखना है, यहाँ पे सीक्वेंस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर हम लोग ने 8 ज्ञान देवता के बारे में देखा था, बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, धृति, कीर्ति और क्षमा। देन हम लोग ने आयुर्वेद की परिभाषा देखी थी, 41 नंबर श्लोक, दैट इज हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानव चेत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। आयु के लक्षण देखे थे हम लोग ने 42 नंबर श्लोक में, शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोग धारी जीवितम नित्यगश्च अनुबंधश्च पर्यायायु उच्यते। तो हम लोग ने उसमें इस श्लोक में कौन से 4 पर्याय पढ़े आयु के, धारी, जीवित, नित्यगर और अनुबंध। फिर हम लोग यहाँ तक हम लोग ने पढ़ लिया था, यहाँ तक हम लोग ने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे सामान्य विशेष सिद्धांत से। सामान्य विशेष सिद्धांत से चलिए स्टार्ट करते हैं। सामान्य विशेष सिद्धांत से, सामान्य विशेष सिद्धांत श्लोक नंबर 44। तो ये श्लोक लर्न करना है। सबसे पहले क्या लिखा है इसमें, सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि का कारणम रास हेतु विशेषश्च प्रवृत्ति उभयस्य तु। उसके नेक्स्ट श्लोक में भी यही सिद्धांत कंटिन्यूएशन में दिया है, सामान्य एकत्वकरम विशेषस्तु पृथक्त्वकरम तुल्यता सामान्य विशेषस्तु विपर्य। तो इन 2 श्लोक का मीनिंग क्या है देखते हैं। तो सबसे पहले सेम, जब कोई 2 सेम चीजें मिलती है तो क्या होता है, वृद्धि होता है। जब
दो सेम चीजें मिलती है तो वृद्धि होता है। ठीक है, तो हम लोग ने एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लिया है। हम मैथ्स जब पढ़ते हैं तो हम लोग ने बचपन से पढ़ा हुआ है कि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस प्लस का माइनस नहीं हो जाता। ठीक है, प्लस प्लस का प्लस होता है, मतलब क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, दो सेम चीजें जब साथ में आती है तो क्या होती है, वृद्धि होती है। लेकिन जब दो ऑपोजिट चीजें साथ में आती है तो क्या होता है, क्षय होता है। जब दो ऑपोजिट चीजें साथ में आती है तो क्षय होता है। हम लोग आगे जाके गुण देखने वाले हैं, तो हम लोग गुरुवादी गुण में देखने वाले हैं, जैसे कि रुक्ष और स्निग्ध। तो रुक्ष जो होता है ड्राइनेस होती है, स्निग्ध जो होता है वो ऑयलीनेस होती है। ठीक है, तो जहां पर रुक्ष है और मैंने और रुक्षता उसकी बढ़ाई तो रुक्षता बढ़ जाएगी। लेकिन जहां पर स्निग्ध रुक्ष है और मैंने उसको स्निग्धता दी तो रुक्षता का क्षय होगा। रुक्षता का क्या हो जाएगा, क्षय हो जाएगा, रुक्षता कम हो जाएगी। ठीक है, टाइप्स, तो इनके टाइप्स क्या हैं, सामान्य और विशेष के। द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य, कर्म सामान्य। वैसे ही द्रव्य विशेष, गुण विशेष और कर्म विशेष। ठीक है, तो दोनों के तीन तीन टाइप्स होते हैं। ठीक है, हाँ, आप लोग बोलेंगे प्लस प्लस वृद्धि हो गई, प्लस आया, प्लस माइनस माइनस आया। तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस भी क्या होता है, प्लस होता है। मैंने बोला ना, दो जब सेम चीजें आएंगी तो क्या होगा, उसका वृद्धि होगा। ठीक है, तो आप लोग मैथ्स का लॉजिक यहाँ आयुर्वेद में भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो सिद्धांत है पीजी एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो सिद्धांत है ये कौन से टाइप का सिद्धांत है। तो हम लोग पदार्थ विज्ञान में 4 टाइप के सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। उनमें से सर्वतंत्र सिद्धांत, सर्वतंत्र सिद्धांत जो है वो सामान्य विशेष सिद्धांत को कहा गया है, उसमें इंक्लूड किया गया है। तो सर्वतंत्र सिद्धांत का मतलब है यूनिवर्सल प्रिंसिपल। क्या मतलब है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल, यूनिवर्सल प्रिंसिपल। ठीक है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल। आगे हम लोग देखने वाले हैं त्रिदंड के बारे में, त्रिदंड के बारे में। तो त्रिदंड, त्रिदंड, तो हम लोग एक एग्जांपल लेंगे कि फॉर एग्जांपल हम लोग एक टेंट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, एक टेंट बना रहे हैं। तो टेंट को खड़ा करने के लिए कितनी लकड़ियां चाहिए होती है हमें, तो हमें 3 लकड़ियां चाहिए। ठीक है, राइट, 3 चाहिए, तभी ही एक टेंट बन पाएगी। हमें 3 लकड़ियां चाहिए, तभी ही एक मिनिमम, मतलब 3 लकड़ियां चाहिए। अब बोलेंगे 4 भी होती है, 5 भी होती है, बट मिनिमम कितनी चाहिए, 3। अगर हम 2 लकड़ियां लेंगे तो क्या टेंट बनेगा, क्या नहीं। ठीक है, तो जैसे कि 3 पिलर से एक टेंट बन रहा है, 3 डंड से एक टेंट बन रहा है, वैसे ही जो हमारा आयुर्वेद है वो 3 चीजों से चलता है, मन, आत्मा और शरीर। ठीक है, मन, आत्मा और शरीर। ठीक है, पुरुष जो है वो 3 चीजों से चलता है, मन, आत्मा और शरीर। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, अधिकरण ऑफ लोक। तो लोक का अधिकरण जब पूछा जाए तो मन, आत्मा और शरीर बोलेंगे। इसी को ही हम जीवात्मा पुरुष बोलते हैं, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, जीवात्मा पुरुष। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये श्लोक को याद करना है। तो यहाँ दिया हुआ है मन, चेतना मतलब आत्मा और शरीर, इन तीनों से बने हुए को क्या कहते हैं, लोक कहते हैं। क्या कहते हैं, लोक। ये तीनों मिलकर तिकंटी या तिपाई की तरह, ठीक है, तिपाई या तिकंटी की तरह लोक को धारण किए हुए हैं। ठीक है, तो वैसे ही यह सत्वादी समुदाय जो है वो पुरुष कहलाता है। मैंने क्या बोला, इसको क्या बोलते हैं, पुरुष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुरुष। ठीक है, जीवात्मा पुरुष है तो पुरुष बोलते हैं। यह चेतन द्रव्य है, यही आयुर्वेद का अधिकरण है, इसी को ही हम आयुर्वेद का अधिकरण बोलेंगे। इसी के लिए यह आयुर्वेद प्रकाशित किया गया है, इन तीनों के लिए ही आयुर्वेद को प्रकाशित किया है, आयुर्वेद को एक्सप्रेस किया है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट श्लोक देखेंगे। तो नेक्स्ट श्लोक में बताया है, खादिन्य आत्मा मन कालो दिशास्त्र द्रव्य संग्रह सेन्द्रिय चेतनम द्रव्य निरिंद्रियम चेतनम। तो इस श्लोक का मीनिंग है, इसमें 9 टाइप्स के द्रव्य बताए हैं, 9 टाइप्स के द्रव्य बताए हैं। ठीक है, 9 द्रव्य बताए हैं, टाइप्स नहीं, 9 द्रव्य बताए हैं। कौन से, आकाश, ख बोला है ना, ख आदि। क्या बोला है, ख आदि। तो ख का मतलब क्या होता है यहाँ पर, आकाश। ख का मतलब क्या होता है, आकाश। तो ख आदि मतलब पंच महाभूत, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि। तो ये पांचों को इन्होंने द्रव्य में काउंट किया है। देन और बाकी के कौन से हैं, ये तो आकाश, मन, काल और दिशा यहाँ पर आएगा
ओके, फिर हम लोग आते हैं, ये द्रव्य हो गए 9 द्रव्य। तो पूछा जाएगा कि चरक संहिता के सूत्र स्थान में कितने द्रव्य बताए हैं, तो 9 द्रव्य बताए गए हैं, 9 द्रव्य बताए गए हैं। चलिए अब हम आते हैं गुण की तरफ। ठीक है, तो गुण की तरफ आएंगे तो हमारे चरक संहिता में 4 टाइप के गुणों का वर्णन किया गया है। 4 टाइप के गुण कौन से हैं? सार्थ गुण, गुरुआदि गुण, आध्यात्मिक या तो आत्मा गुण, परादि गुण। ठीक है, तो सार्थ गुण कितने हैं? 5। सार्थ गुण कितने हैं? 5। तो कौन से हैं वो? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो स अर्थ इसका अगर हम विच्छेद करें तो स अर्थ, ठीक है, तो इससे बोलते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ठीक है, देन गुरुआदि गुण कितने होते हैं? 20 गुरुआदि गुण। तो इसे गुरुआदि गुण के साथ विंशति गुण भी बोलते हैं, मतलब 20 गुण। ठीक है, तो गुरु, शीत, स्निग्ध, स्थिर, मृदु, मंद, विशद, श्लक्ष्ण, स्थूल, सांद्र और इनके ऑपोजिट जो गुण हैं ये सब गुरुआदि गुण के अंदर आते हैं। आध्यात्मिक गुण जो है या तो आत्मा गुण भी बोल सकते हैं हमें, ये हमारे आत्मा के गुण हैं। तो बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न, तो हमें याद रखने हैं ये सब गुण। परादि गुण जो है ये 10 होते हैं। तो उसमें क्या क्या आते हैं? परत्व, अपरत्व, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, पृथकत्व, परिमाण, संस्कार और अभ्यास। तो ये 10 और ये गुरुआदि 20, इन दोनों को मिला के बोलते हैं सामान्य गुण। तो ये पीजी एग्जाम का क्वेश्चन है कि सामान्य गुण कितने होते हैं, सामान्य गुण कितने होते हैं। तो हम लोग क्या इनका सबका एडिशन करेंगे क्या? नहीं, तो हम सिर्फ करेंगे गुरुआदि गुण और परादि गुण का एडिशन करके कितने आएंगे? 30। गुरुआदि और परादि गुण को मिला के हम क्या बोलते हैं? सामान्य गुण। तो ये पीजी एग्जाम का क्वेश्चन है। देन व्याधि के कारण, व्याधि के कारण श्लोक नंबर 54 में बताया है। उसके पहले हम समवाय के कारण देख लेंगे। ओके, तो समवाय क्या होता है? समवायो अपृथक भावो भूम्यादिना गुणैर्मतः स नित्यो यत्र ही द्रव्यम न तत्र नियतो गुण। तो ये अपने गुणों से पृथक न होना ही समवाय है, अपने गुणों से अलग नहीं होते ये कभी भी। समवाय संबंध मतलब जो है अटूट संबंध, जो अटूट संबंध है उसे बोलते हैं समवाय संबंध। ये कभी भी अपने गुणों से अलग नहीं होते। ठीक है, तो ये नित्य है, नित्य मतलब हमेशा, नित्य मतलब फॉरएवर। तो ये हमेशा ही अपने गुणों के साथ बने रहते हैं, इसीलिए इन्हें नित्य बताया है। इसीलिए द्रव्य और गुण का नियत संबंध होने से इनका संबंध भी नियत ही है। ठीक है, तो द्रव्य और गुण का क्या है? समवायी संबंध है। द्रव्य और गुण का क्या है? समवायी संबंध। मतलब कोई भी अगर द्रव्य है तो उसका कुछ न कुछ उसके अंदर गुण होता ही है, उसके अपने गुण उसके साथ ही रहते हैं, वो कभी भी अलग नहीं होते। ओके, फिर आते हैं द्रव्य का लक्षण। द्रव्य का लक्षण, ये सब तीनों श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों श्लोक याद रखने हैं। 50 देन 51 एंड 52 श्लोक। ठीक है, तो ये चारों श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पदार्थ विज्ञान में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणम समवायी यत् द्रव्यम, यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणम समवायी यत् द्रव्यम, जिसमें कर्म और गुण आश्रित होते हैं। क्या बोला है? कर्म गुण का जो कारण है, उसके समवाय संबंध का जो कारण है, ठीक है, उन्हें द्रव्य कहते हैं। जो समवाय कारण है उसे द्रव्य कहते हैं। ठीक है, इसमें कर्म और गुण आश्रित रहते हैं। ठीक है, तो समझो ये द्रव्य है, द्रव्य के अंदर क्या क्या है? कर्म और गुण। द्रव्य के अंदर क्या क्या है? कर्म और गुण। वो द्रव्य कुछ उसका काम भी करेगा और उसके गुण भी रहेंगे। ठीक है, देन गुण का लक्षण, गुण की डेफिनेशन क्या है? समवायितु निश्चेष्ट कारणम गुणः, द्रव्य के साथ जो समवाय संबंध से रहता है। ठीक है, निश्चेष्ट मतलब ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि काम कौन करेगा? कर्म करेगा। ठीक है, निश्चेष्ट है, इसके अंदर चेष्टा नहीं है, चेष्टा नहीं है। ठीक है, एवं कार्यवान गुण है। ठीक है, गुण निर्गुण होते हैं, गुण में गुण नहीं होता। अब गुण खुद ही गुण है तो वो खुद जो है वो निर्गुण है। ठीक है, तो समवाय तो निश्चेष्ट कारणम गुणा। देन कर्म का लक्षण, कर्म का लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यम आश्रितम।
संयोग और विभाग का जो कारण होता है और जो द्रव्य के अंदर आश्रित होता है उसे हम कर्म बोलते हैं। ठीक है, और उसका जो कर्तव्य है, उसका जो कर्तव्य है वो है क्रिया करना। क्रिया करना ही कर्म का कर्तव्य है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, कर्म। उसे ही हम क्या बोलते हैं, कर्म। तो ये चीज हम पहले भी देख चुके हैं कि आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, धातु साम्य की क्रिया ही आयुर्वेद का प्रयोजन है। आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, धातु साम्य की क्रिया। ठीक है, फिर हम देखेंगे व्याधि के कारण। तो व्याधि के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, व्याधि के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो हमारे 54 नंबर श्लोक में दिया है, काल बुद्धि इंद्रियार्थानाम योगो मिथ्या नचा अतिच इति इति आश्रयानाम व्याधिनाम त्रिविधो हेतु संग्रह। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिविध हेतु बताया है। क्या बताया है, त्रिविध हेतु, तीन रीजंस बताए हैं। तीन रीजंस बताए हैं, किस चीज के तीन रीजंस बताए हैं, व्याधि होने के। व्याधि ना त्रिविधो हेतु। ठीक है, तो व्याधि के तीन कारण कौन से होते हैं, व्याधि के तीन कारण कौन से होते हैं। तो काल, काल बुद्धि या इंद्रिय का अतियोग, अयोग या मिथ्य योग। अतियोग, अयोग या मिथ्य योग। तो काल का हम लोग जब अतियोग, अयोग या मिथ्य योग देखेंगे तो समझो काल, काल में हम लोग समझो ऋतु, ऋतु का एग्जाम्पल लेते हैं। ऋतु का एग्जाम्पल तो बारिश का सीजन, अगर हम लोग वर्षा ऋतु का एग्जाम्पल लें, अगर हम लोग वर्षा ऋतु का एग्जाम्पल लें तो जब बारिश पड़ती है तो अगर बहुत ज्यादा बारिश पड़ती है, बहुत ज्यादा बारिश पड़ती है तो भी लोग बीमार हो जाते हैं। बहुत ज्यादा बारिश पड़ेगी तो बीमार हो जाएंगे। या बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, जब माइनस में जब टेम्परेचर चला जाता है, बहुत ज्यादा ठंड बढ़ जाती है तो भी अतियोग हो जाता है, तब क्या हो जाता है, अतियोग। तो इसकी वजह से क्या होगी, व्याधि। क्या होगी, व्याधि। अयोग, अयोग, अयोग मतलब क्या, अगर अभी ठंडी का सीजन है और ठंडी बिल्कुल नहीं हो रही है, ठीक है, ठंडी बिल्कुल नहीं हो रही है, तो ये हो गया ठंडी का अयोग, सर्दी का अयोग। ठीक है, काल का अयोग, काल का अयोग। फिर आता है मिथ्य योग। मिथ्य योग, मिथ्य योग मतलब, मिथ्या का मतलब है रॉन्ग, मिथ्या का मतलब है रॉन्ग, ठीक है, गलत। तो मिथ्य योग में क्या होगा, अगर ठंडी का सीजन है और अचानक से बारिश हो गई तो इसे बोलेंगे मिथ्य योग। होना चाहिए था ठंडी और हो गई बारिश तो इसे हम बोलेंगे मिथ्या योग। ओके, वैसे ही बुद्धि का और इंद्रिय का, ऐसे ही बुद्धि और इंद्रिय का क्या, अति योग, अयोग और मिथ्या योग। ठीक है, फिर आते हैं रोग अधिष्ठान। यहाँ पर हम लोग ने व्याधि के कारण के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे रोगों के अधिष्ठान के बारे में। रोग के कितने अधिष्ठान है, ठीक है, रोग कहाँ कहाँ हो सकता है, अधिष्ठान मतलब क्या, लोकेशन। अधिष्ठान मतलब क्या, लोकेशन। तो कहाँ कहाँ रोग हो सकते हैं, तो यहाँ तो शरीर रोग हो सकते हैं, हमारे शरीर के अंदर बॉडी के जो डिजीजेस होते हैं वो हो सकते हैं, या तो मानस रोग, मन के रोग हो सकते हैं, जैसे स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब मन के रोग है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट श्लोक में, यहाँ से श्लोक भी हम देखते हुए जाएंगे। तो यहाँ पर बताया कि व्याधि और सुख का आश्रय, तो सिर्फ व्याधि का ही नहीं, सुख का भी आश्रय क्या है, शरीर और मन। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने शरीर और मन के बारे में देखा, रोग अधिष्ठान, सिर्फ व्याधि का ही नहीं, सुख का भी आश्रय है शरीर और मन। ओके, तो यहाँ पर हम आत्मा का, आत्मा जो है, आत्मा का स्वरूप देखेंगे। तो आत्मा जो होती है वो निर्विकार और सूक्ष्म होती है। आत्मा जो होती है निर्विकार और सूक्ष्म होती है। ठीक है, शब्द आदि गुण मन इंद्रिय द्वारा चैतन्य में कारण है। ठीक है, ये सब जो है चैतन्य के कारण है। ओके, वह नित्य है, साक्षी है, क्योंकि वह सब क्रियाओं को देखता है। तो आत्मा सब क्रियाओं को देखता है, वो हमेशा रहता है, ठीक है, साक्षी है। ओके, तो ये सब आत्मा के स्वरूप है, आत्मा के स्वरूप है। अब आते हैं रोग प्रकृति। ठीक है, रोग प्रकृति का क्या मतलब है, मतलब इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, रोग कैसे होते हैं। तो हमारे शरीर के जो दोष हैं ये जब विकृत हो जाते हैं, हमारे शरीर के जो दोष हैं वो जब विकृत हो जाते हैं तब रोग होते हैं। अब ये दोष कौन से हैं, तो हमारे शरीर में शारीरिक जो दोष हैं वो तीन है। शारीरिक दोष हैं तीन, वात, पित्त और कफ। वात, पित्त और कफ जो है ये तीन शारीरिक दोष हैं।
मानसिक दोष, मन के दोष जो है वो दो है, ठीक है, दो है, रज और तम, ठीक है, रज और तम। अगर मानसिक गुण पूछे जाएं, अगर मानसिक गुण पूछे जाएं तो यहाँ पर सत्व ऐड हो जाएगा, सत्व, रज और तम। तो ध्यान रखें मानसिक दोष में सत्व नहीं आता, सत्व कोई दोष नहीं है, ठीक है। तो सत्व, रज और तम ये मानसिक गुण है। ओके, यहाँ पर मानसिक गुण और दोषों के बारे में बताया है। देन शरीर दोष की चिकित्सा, शरीर दोष की चिकित्सा जो बताई गई है, दो टाइप की चिकित्सा बताई गई है, देवी व पाश्रय और युक्ति व पाश्रय। देवी व पाश्रय मतलब जो हवन होते हैं, मंत्र पढ़े जाते हैं, भगवान के यहाँ धागा बांधने जाते हैं लोग, तो ये जो भी भगवान के रिलेटेड, मंत्र के रिलेटेड जो भी ये चिकित्सा है, ये दैवी व पाश्रय होती है। तो पुराने जमाने में ये बहुत होता था, इवन अभी भी ये बहुत सारी जगहों पर विलेज साइड्स में होता है, ठीक है। देन आते हैं युक्ति व पाश्रय पे। युक्ति व पाश्रय मतलब क्या, जो भी डॉक्टर्स, वैद्य जो हैं, जो अपनी युक्ति, अपनी प्लानिंग, अपनी आइडियाज लगाकर जो ट्रीटमेंट करते हैं उसे बोलते हैं युक्ति व पाश्रय, युक्ति व पाश्रय, ठीक है। अब आते हैं मानसिक दोष चिकित्सा पे, ठीक है। मानसिक दोष चिकित्सा, तो मानसिक दोष की चिकित्सा कौन सी दोष तो हम लोग ने देख लिए, रज और तम दो दोष होते हैं। अब इनकी चिकित्सा कौन सी है, ज्ञान, ज्ञान। तो अगर नॉलेज होती है तो कोई भी उल्टी सीधी बातें नहीं करता, हम कुछ कोई भी उल्टी सीधी बात जब करता है तो हम बोलते हैं ना कि ये अज्ञानी है, इसे ज्ञान नहीं है, ठीक है। देन विज्ञान, विशेष ज्ञान भी होना चाहिए, ठीक है, विशेष ज्ञान भी होना चाहिए, सिर्फ ज्ञान ही नहीं, विशेष ज्ञान भी इंपॉर्टेंट है। धैर्य, ठीक है, धैर्य होना चाहिए, करेज होना चाहिए। स्मृति, स्मृति मतलब क्या, स्मरण शक्ति, स्मृति मतलब स्मरण शक्ति और समाधि, ठीक है। तो ये जो 5 चीजें हैं ये मानसिक दोषों की चिकित्सा है, मानसिक दोषों की चिकित्सा है। ये जो 5 चीजें देखी हम लोग ने, ये मानसिक दोषों की चिकित्सा है। ओके, तो आज का जो पार्ट है, ये वीडियो का पार्ट जो है ये हम यहीं खत्म करते हैं। तो हम लोग ने आज के वीडियो में बहुत कुछ कवर कर लिया है, साथ में स्क्रीनशॉट भी लेते जाएंगे, मैं साथ में रिवाइज करवाऊंगी और उसका स्क्रीनशॉट भी लेते जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग ने सामान्य विशेष सिद्धांत के बारे में देखा। सामान्य विशेष सिद्धांत में हम लोग ने बहुत अच्छा मैथ्स का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। अगर प्लस प्लस होता है तो प्लस होता है, यानी कि वृद्धि होती है, इंक्रीमेंट होती है, ठीक है। प्लस माइनस होता है मतलब क्षय होता है, मतलब अगर कोई ऑपोजिट चीजें हैं, अगर कोई ऑपोजिट चीजें हैं उसका क्षय होगा, ठीक है। देन आते हैं इनके टाइप्स के बारे में। तो सामान्य के 3 टाइप्स हैं, द्रव्य, गुण और कर्म। विशेष के भी 3 टाइप्स है, द्रव्य, गुण और कर्म, ठीक है। और ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत ये किसका टाइप है, सर्वतंत्र सिद्धांत में आता है। इसका टाइप क्या है, सर्वतंत्र सिद्धांत। सर्वतंत्र सिद्धांत का मीनिंग क्या बोला मैंने, यूनिवर्सल प्रिंसिपल, मतलब ये हर जगह पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ आयुर्वेद में ही नहीं, हर एक शास्त्र में हम ये सिद्धांत का एप्लीकेशन कर सकते हैं। फिर हम लोग ने त्रिदंड के बारे में देखा। त्रिदंड क्या है, अधिकरण, अधिकरण, आयुर्वेद का अधिकरण, अधिकरण ऑफ लोक, ठीक है। तो इसे पुरुष भी कहते हैं, जीवात्मा पुरुष भी कहते हैं। तो ये है क्या, मन, आत्मा और शरीर, ठीक है। तो त्रिदंड नाम में ही है 3, तो ये 3 है। फिर द्रव्य, 9 द्रव्य पढ़े हम लोग ने, पंच महाभूत, ठीक है, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि। उसके साथ 4 आत्मा, मन, काल और दिशा, आत्मा, मन, काल और दिशा, ये 4 टाइप के, ये 4 हम लोग ने पंच महाभूत के साथ देखे। 9 द्रव्य हो गए। फिर हम लोग ने गुण के टाइप्स देखे थे, सार्थ, गुरुआदि, आध्यात्मिक और परादि, ये 5 होते हैं, ये 20, ये 6 और 10। और हम लोग ने पीजी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देखा था कि जो गुरुआदि और परादि गुण है, इन दोनों को मिला के बोलते हैं सामान्य गुण, और ये 30 होते हैं। तो क्वेश्चन जब पूछा जाए सामान्य गुण कितने होते हैं, तो सामान्य गुण होते हैं 30, गुरुआदि और परादि गुण। ओके, फिर हम लोग ने देखा व्याधि के कारणों के बारे में, व्याधि के कारणों के बारे में। हम लोग ने बीच में द्रव्य, गुण, कर्म की डेफिनेशन भी देखी, द्रव्य, गुण, कर्म की डेफिनेशन भी देखी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में समवाय की भी डेफिनेशन देखी। ये चारों डेफिनेशंस लर्न कीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग ने व्याधि के कारण देखे कि काल, बुद्धि और इंद्रिय
का जब अतियोग, अयोग या मिथ्या योग होता है तभी ही व्याधि उत्पन्न होती है, तभी ही व्याधि उत्पन्न होती है। तो रोग अधिष्ठान, रोग अधिष्ठान मतलब रोग अधिष्ठान या तो सुख का अधिष्ठान, रोग या तो सुख का अधिष्ठान, व्याधि और सुख का आश्रय क्या है? शरीर और मन। व्याधि और सुख का आश्रय क्या है? शरीर और मन। हम लोग ने साथ में शारीरिक और मानसिक दोषों का भी उल्लेख किया। यहाँ पर शारीरिक दोष मतलब वात पित्त और कफ, शारीरिक दोष मतलब वात पित्त और कफ उसमें इंक्लूडेड है, मानसिक दोष में रज और तम इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये 3 होंगे, ये 2 होंगे। और मानसिक गुण जब पूछे जाए तो ये भी 3 होते हैं, उसमें सत्व गुण ऐड हो जाता है। ठीक है, तो मानसिक दोष है या गुण है, ये क्वेश्चन में अच्छे से ध्यान से रीड करके हमें आंसर देना है। ठीक है, शरीर दोष चिकित्सा, शरीर दोष चिकित्सा। तो हम लोग ने 2 टाइप की शरीर दोष की चिकित्सा देखी, दैवी व पाश्रय और युक्ति व पाश्रय। यहाँ पर हम लोग ने दोषों को देखा और शारीरिक दोष और मानसिक दोष को, और यहाँ पर शरीर दोष की चिकित्सा देखी हमने, दैवीय पाश्रय और युक्ति पाश्रय। अब हम मानसिक दोष की चिकित्सा देखेंगे, ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति और समाधि, ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति और समाधि। तो यहाँ पर हम लोग का इस वीडियो का रिवीजन हो गया। यहाँ पर हम इस वीडियो खत्म करते हैं। सो थैंक यू गाइस, ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इसमें क्या हम एडिशन कर सकते हैं, या आपके अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे, डाउट्स होंगे तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।